हाय एवरीवन। दोस्तों, न्यूज़ तो आप सुन रहे होंगे कि पेपर लीक हो गया है, फिर भी हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे। जो भी हो, पेपर लीक हुआ है, कैंसिल होगा, जो भी होगा, बट ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने जो पेपर दिया है वो कैसा था, एक टेस्ट की तरह देख सकते हैं, या फिर जो भी डिसीजन होगा वो तो देखेंगे, बट पेपर तो समझना पड़ेगा ना कि कैसा पूछा था और हम लोग ने क्या किया, कितने नंबर्स आ रहे हैं, क्या नहीं, सारा एनालिसिस देखेंगे हम लोग। पेपर फर्स्ट का ईवीएस का बताऊंगा मैं, बाकी आप इसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज पूरा एनालिसिस करके बता चुके हम लोग, कुछ हिंदी और उर्दू के बाकी, तो वो अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। तो अभी पहले 30 क्वेश्चन देखते हैं ईवीएस के। 30 क्वेश्चन ईवीएस के देखते हैं, पेपर फर्स्ट के। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था और लीक भी लगभग ईवीएस का ही हुआ है, बट जो भी, तो पेपर बहुत अच्छा था ये। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल-बिरूनी इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा उसके रिगार्ड में ट्रू नहीं है वो बताना है। ही हैज प्राइज द मेकिंग पॉन्ड इन इंडिया, जो इंडिया में जो तालाब बनाया गया है, जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम हमारा इंडिया का था, जैसे तालाब वगैरह, तो वो उसने प्राइज किया था अपनी किताब में, तो ये बराबर स्टेटमेंट है। द प्लेस दैट अल-बिरूनी केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, यस, ये स्टेटमेंट भी बराबर है, उज्बेकिस्तान से आया था अल-बिरूनी। मोर देन 1000 ईयर अगो ही केम इंडिया, ये भी बात सही है। उसका जो जन्म हुआ था वो 1973 में हुआ था, और इंडियन गवर्नमेंट ने उसके नाम पर जो टिकट इशू की थी वो 1973 में की थी, तो मतलब 1000 साल पहले की बात है लगभग। ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट द पोन्ट्स इन इंडिया, कुछ लिखा नहीं उसने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी किताब है किताबुल हिंद, खिताबुल हिंद, तो इसमें उसने पौंड के बारे में बहुत लिखा है, मतलब तालाब के बारे में लिखा है, क्योंकि वो जहाँ से आता है वो पूरा रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के इलाके के लोग जब जहाँ पर बारिश होती है, नाले हैं, पानी है, नदियाँ हैं, ऐसी जगह जब आते हैं तो उन्हें वाकई में बहुत अच्छी लगता है चीज़ें। तो वहाँ इंडिया की जो पॉन्ड सिस्टम है या फिर रिवर सिस्टम है वो उसको काफ़ी इंप्रेसिव लगा था, तो उसने उसके बारे में उसमें लिखा था। तो आपका आंसर नॉट ट्रू बोल रहा हो, 4 नंबर का आंसर रहेगा आपका ये वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। जब द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट्स इंक्वायरी व्हाइल टीचिंग थीम फूड्स, फूड थीम पढ़ाना है आपको, तो उसमें से कौन सी स्ट्रेटजी प्रमोट करेगी? इंक्वायरी प्रमोट करेगी। तो पहला है शोइंग पिक्चर ऑफ द वेरियस प्रिजर्व फूड आइटम यूज इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। आप क्या करेंगे? डिफरेंट पिक्चर्स बताएंगे, तो इससे क्या इंक्वायरी जनरेट होगी? बच्चों को कुछ नहीं होगा इससे। आपने जो इंडिया में फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग जो है टेक्निक इंडिया में, उसके फोटोज या पिक्चर्स बताए, तो इससे क्या इंक्वायरी, बच्चों में इंक्वायरी की क्वालिटी जनरेट होगी? कुछ नहीं। आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट द पिक्चर ऑफ वेरियस फूड आइटम, यहाँ पे भी कलेक्शन का काम हो रहा है, पिक्चर ऑफ फूड आइटम, तो यहाँ पे भी इंक्वायरी प्रमोट नहीं होगी। डेमोस्ट्रेट द फायरलेस कुकिंग ऑफ सैंडविच, शिकंजी एक्सेट्रा, ये भी नहीं है। 4th नंबर का आंसर रहेगा इसका। आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, तो जब वो फैमिली मेंबर्स के फूड प्रेफरेंसेस जब करेगा तो वो क्वेश्चनिंग करेगा उनसे कि तुम्हें कौन सा पसंद है, तुम्हें कौन सा पसंद है, सबसे पूछेगा, तो वहां पर उसकी एक स्किल डेवलप होगी जिसको बोलते हैं इंक्वायरी करना, इंक्वायरी। तो इसलिए आंसर आपका ये वाला रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस टीचर टाउट अबाउट द एनिमल टू हर स्टूडेंट एंड आस्क देम टू डू द फॉलोइंग टास्क। एनिमल के बारे में पढ़ाना है टीचर को, और कुछ टास्क दिए उसने, वो फॉलो करने हैं। पहला टास्क क्या है? राइट द नेम ऑफ वेरियस एनिमल अराउंड देम, बच्चों के आसपास के जो एनिमल्स है, जानवर है, उनके नाम लिखने के लिए बोला है। दूसरा है ऑब्जर्व एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, एनिमल्स कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं वो ऑब्जर्व करना है। जैसे बर्ड्स अपनी तरह की एक्टिविटी करते हैं, पेट एनिमल अपनी तरह से करते हैं, और अलग तरीके से अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग एनिमल इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जितने एनिमल बच्चे देखेंगे उसकी क्लासिफिकेशन करना है कैटेगरी वाइज, है ना, बर्ड्स अलग, एनिमल्स अलग, फिश अलग, फिर उसमें भी डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो बर्ड्स है या फिर एनिमल्स है, उनकी कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है। और आखिरी है डिफाइन द टर्म्स एनिमल, ये एनिमल टर्म्स को डिफाइन करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टूडेंट प्राइमरी लेवल एज पर द नेचर ऑफ ईवीएस। ईवीएस के नेचर के हिसाब से कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो है वो डेफिनेशन ऑफ एनिमल। बच्चों को आप डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए बोलेंगे ये अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके अलावा बाकी प्योरली ईवीएस बेस्ड टास्क है या फिर प्रोजेक्ट है, तो इसलिए आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 12 kg पर मिलीलीटर एंड वॉल्यूम ऑफ 3 ml। देखो यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, ये थोड़ा मैथ का है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर डेंसिटी दी है कितनी है, 12 है ना। 12 यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर 12 कितनी है, डेंसिटी 12 है। अब इज इक्वल टू क्या दिया है इसने यहाँ पर, वॉल्यूम दिया है 3, मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 3 है, तो आपको इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये आएगा इधर 3, मतलब आपका कितना 12 इंटू 3 जो आंसर रहेगा वो मास रहेगा, तो कितना होगा 36। आंसर क्या है 36। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर में 36 है। हाँ है, 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। पहला स्टेटमेंट है ईवीएस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स, बराबर है। ईवीएस का सिलेबस है ना 6 थीम में डिवाइड है, ये बराबर है। पहला वाटर रिलेशनशिप नहीं है, फैमिली एंड फ्रेंड्स बोल के है, ये नहीं है। फूड हाँ है, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रैवल है, ट्रैवल, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। शेल्टर है, उसके बाद में हाउ थिंग्स, ये भी गलत हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द थीम ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू द चिल्ड्रंस लाइफ, उनकी लाइफ से क्लोज रहते, यस। बच्चे जो देखते हैं ये जो सारे थीम्स है ना, ये उनकी लाइफ से कनेक्ट रहते हैं। अगर आप इसको टॉपिक में करेंगे तो बच्चों को बहुत नया लगेगा, इसलिए क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ये बराबर है आंसर 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहाद इज करेक्ट। ये जोहाद जो है, तो जो रेन पर्च इलाका है जैसे राजस्थान का, वहां पर पानी हार्वेस्टिंग का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम है, जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे पुराने, मतलब एंशियंट और मिडिवल टाइम के, जो सॉरी एंशियंट और मिडिवल के जो राजा थे वो किया करते थे, राजस्थान में बारिश कम होती थी तो हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपने अपने नए नए पेतरे बनाते थे। उसमें से एक जोहाद है। जोहाद ये एक छोटा तालाब की तरह होता है जिसमें जो बारिश का पानी है ना उसको हार्वेस्ट किया जाता है और फिर एज अ कम्युनिटी इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके ऑप्शन क्या है, स्टोर वाटर फ्रॉम द रिवर से स्टोर नहीं करते, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यस। कम्युनिटी बेस्ड मतलब सबके लिए किया जाता था, ऐसा स्पेसिफिक किसी के लिए किया जाता ऐसा नहीं है, सारी कम्युनिटी के लिए स्टोर किया जाता था या फिर हार्वेस्ट किया जाता था। इट फिल्टर इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर, फिल्टर नहीं करने का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कलेक्ट करने का काम किया करता था। द पंप्स ग्राउंड वाटर, उस जमाने में पंप्स हुआ भी नहीं करते, इसलिए आंसर क्या आपका ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Nina, an EVS teacher of class 5, gives a group assignment to her student that they have to visit near agriculture farms and find out information about the implements used by the farmer during agriculture and the type of crop of grow। तो टीचर ने क्या किया, टास्क दिया 5वीं क्लास के बच्चों को, ग्रुप में असाइनमेंट दिया, वो जाओ नियर बाय फार्म में जाओ, वहां पर जाओ कि किसान किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन और क्या क्या यूज करते हैं उसको देखो और उसकी इंफॉर्मेशन जमा करो। उसके साथ साथ जो क्रॉप ग्रो होते हैं उनकी भी डिटेल लेके आओ, मतलब वो किस तरह एग्रीकल्चर करते, उनके यूजेस क्या है वो भी पता करो और क्रॉप पैटर्न भी पता करो। उसके साथ दे आल्सो हैव कलेक्ट टू फोटोग्राफ्स एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट। उसके साथ साथ फोटोग्राफ भी कलेक्ट करने हैं, मतलब फोटो निकालने हैं और उसके बाद में प्रिपेयर करना है रिपोर्ट्स। दिस प्रोसेस स्किल लर्निंग इंडिकेट आर इन्वॉल्व। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस स्किल इन्वॉल्व है, पहला कहना है। तो प्रिडिक्शन, देखो प्रिडिक्शन कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट जाना है किसान के खेत में, जाना है, देखना है, सारी चीजें जमा करनी है, फोटो निकालना है, रिपोर्ट बनानी है।
तो इसमें कोई प्रिडिक्शन करने का काम नहीं है, सब सामने उनके। क्वेश्चनिंग करना है, हाँ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है उनका। एक्सप्रेशन क्या रहेगा, फोटो निकालेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, या फिर वो डेटा कलेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो एक्सप्रेस भी करेंगे, और जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें भी एक्सप्रेशन आएगा। और आखिर में इन्फर करना है, इन्फरिंग करना है, जो भी वो देखेंगे, जो भी समझेंगे उसको इन्फर करना है। हाँ बराबर है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। हाइपोथेसिस कुछ भी नहीं इसमें, प्रिडिक्शन और हाइपोथेसिस का मतलब एक ही होता है, लगभग एक ही होता है, फर्क है बट दोनों ही आता नहीं इसमें से, इसलिए आंसर दोनों बीच के दो ऑप्शन में से रहेगा। पहला है क्वेश्चनिंग। एक्सपेरिमेंटेशन क्या रहेगा, जब फोटो निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंटेशन भी रहेगा। और सेंसिटिव टूवर्ड द इन्वायरमेंट, उनको सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी टूवर्ड द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के प्रति वो सेंसिटाइज होंगे। तो 3 नंबर का ही अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। नेक्स्ट, टेरिटोरियल स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा से जुड़े हुए स्टेट के नाम देखने में। तो देखो बिहार बिल्कुल नहीं आता, यूपी बीच में बहुत बड़ा स्टेट है तो सवाल ही नहीं उठता। पंजाब हाँ, उत्तर प्रदेश और वो दोनों बिल्कुल लगे हुए एक दूसरे को, छोटा सा दिल्ली बीच में। हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री हाँ है, राजस्थान से हाँ है, उत्तर प्रदेश से यस, तो आंसर आ गया आपका सेकंड वाला। उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से भी है, मध्य प्रदेश से बिल्कुल नहीं है, हिमाचल प्रदेश से है, पंजाब से, बिहार से नहीं, इसलिए निकल गया, इसलिए आंसर आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन, which of the following gets depicts of the themes of EVS at primary level? which of the following sets depicts of themes of EVS at primary level, मतलब कौन से थीम यूज किए जाते हैं पूछ रहा हूं। तो यहाँ पर शेल्टर है, ट्रैवल है, थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी है, वेदर नहीं है, फूड मटेरियल नहीं है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रैवल, नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, इसलिए आंसर कहेंगे शील्ड पहला वाला। आगे बढ़ते, Alex, an EVS teacher of class 3rd, while introducing the themes work we do, helps his student to cut colorful strip paper and view the strip to make mat, है ना। हमारा एक थीम है ईवीएस में, वी मेक एंड डू, वी थिंग्स वी मेक एंड डू बोल के थीम्स है, उसके अंदर में ये एलेक्स है ना ईवीएस में चैप्टर बना रहा था, उसमें उसने क्या किया, कलरफुल स्ट्रिप बनाने, काट काट करने लगाई बच्चों को, और वीवन करके मैट बनाने की कोशिश कर रहे हो। द एज आर ग्लूड एंड टुगेदर टू मेक ब्यूटीफुल मैट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव शुड एलेक्स हेल्प हिज स्टूडेंट टू फोकस? तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स, क्या मकसद है ऐसा कराने का, या फिर कौन सी चीजें वो बच्चों के अंदर कराना चाह रहा है, वो आपको आंसर देना है। लर्निंग अबाउट कलर पैटर्न एंड डेवलपिंग एन एस्थेटिक सेंस। तो एस्थेटिक सेंस क्या रहता है, जो एक मतलब एस्थेटिक सेंस कोई खूबसूरती वाली चीज है जिससे प्लेजर मिलता है हमको, जैसे नेचुरल खूबसूरती है या आर्टिस्टिक खूबसूरती है, उससे हमको जो प्लेजर मिलता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक सेंस। तो क्या यहाँ पे एस्थेटिक सेंस इंप्रूव हो रहा? तो यहाँ अभी तो ठीक है, दिख रहा है। आगे बढ़ते, रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय द वीवर्स। तो वीवर्स की जो एक्टिविटी है उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मेमोराइजिंग द स्टेप्स ऑफ मेकिंग मैट, तो रट्टा मारना हमारे पास नेगेटिव है इसलिए निकल गया। चूजिंग पेपर ऑफ द अट्रैक्टिव कलर एंड लर्निंग कटिंग ऑफ द स्ट्रिप परफेक्टली। तो बच्चों को क्या करेंगे हम लोग, वो जो कलर पेपर रहेंगे वो चूज करना है, और जो उसकी मैट बनाने के लिए जो कटिंग है उसको परफेक्टली उन्हें कटिंग करना भी सिखाना है, ये एक है। तो देखो यहाँ पे मेमोराइजेशन नहीं है, मेमोराइजेशन क्या है यहाँ पे सी, तो सी जहाँ भी रहेगा वो आंसर नहीं रहेगा, ये गया ये गया ये गया, मतलब आंसर ये आ गया आपका ए बी और डी, मतलब सारी चीजें करनी है सिवाय सी के, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका सेकंड। आगे देखते हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस शुड बी रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 ऑफ लिंकिंग द स्टूडेंट लाइफ एट स्कूल एंड टू देयर लाइफ आउटसाइड। मतलब ईवीएस की बुक जो है ना, तो वो क्या कर रही है, ईवीएस की बुक्स वो एनसीएफ 2005 की जो रिकमेंडेशन है कि जो स्कूल में जो लाइफ है उसको कनेक्ट करना है, उसकी जो रियल लाइफ है आउटसाइड, जो उसकी एक्चुअल लाइफ है उसे कनेक्ट करना है। तो वो कौन सा स्टेटमेंट दर्शाता कि बच्चों की लाइफ है ना स्कूल और उसकी रियल लाइफ कनेक्ट हो रही? तो पहला ऑप्शन है टीचर नीड टू यूज टेक्स्ट बुक एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। मतलब वन ऑफ पूछ रहा हूँ, मतलब आपको टीचर को क्या करना है, एक सोर्स करना है टीचिंग लर्निंग के लिए, क्या करना है,
एक सोर्स टेक्स्ट बुक है, उसके अलावा उसको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अब बहुत सारी चीज़ें कौन सी, वो उसके अराउंड में, उसके सराउंड में जो भी है, वो इमीडिएट सराउंड में जो भी चीज़ें आने वाली है, जैसे कम्युनिटी आ गया, इन्वायरमेंट आ गया, तो उनके ज़रिए बाकी चीज़ें करानी है बच्चों को ईवीएस की, ऐसा इसका मतलब है। क्योंकि टेक्स्ट बुक को सिर्फ एक सोर्स बता रहा हूँ, इसके अलावा जो बाकी सोर्स क्या रहेंगे वो सराउंड से ही आने वाले हैं, कम्युनिटी से आने वाले हैं, इन्वायरमेंट से ही आने वाले हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बराबर है। स्टूडेंट आर कंपेल्ड टू मेमोराइज, रट्टा मारने लगाना है बच्चों को, नहीं, नेगेटिव है। टेक्स्ट बुक इज ओनली सोर्स, इज ओनली सोर्स का मतलब है कि बट टेक्स्ट बुक ही सब कुछ है, तो फिर क्लासरूम में रहना है बच्चों को, बाहर कनेक्ट तो होना नहीं है, इसलिए ये भी नेगेटिव हो गया। टेक्स्ट बुक सपोर्ट द स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटी। देखो यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट यही हो जाता अभी, इसलिए आंसर भी वही रहेगा। आगे देखते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब द ब्लड टेस्ट फॉर द पेशेंट ऑफ कंफर्मिंग मलेरिया। ब्लड टेस्ट इज डन टू, मतलब एक बच्चे को ब्लड टेस्ट निकाले और मलेरिया पाया गया, तो वो कंफर्म कैसे होती है पूछ रहा हूँ। तो चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, वो चेक करने से। चेक फॉर हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हाँ मलेरिया जो बीमारी होती है ना, तो ये प्लाज्मोडियम से होती है, प्लाज्मोडियम। तो माइक्रोब्स हमारे अंदर, मतलब हमारे जो ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड के अंदर में प्लाज्मोडियम बोल के एक, प्लाज्मोडियम बोल के एक छोटा सा कीड़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में आ जाता थ्रू मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, तो हमको बीमारी होती, तो वो हमको टेस्ट करते हैं ब्लड की, तो वो देखना पड़ता है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर में ये प्लाज्मोडियम है, अगर ये है तो हमें मलेरिया नाम की एक बीमारी हो जाती, ये बात सही है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन एनीमिया के लिए यूज़ किया जाता, एनीमिया जो ब्लड में एचबी की कमी हो जाती या फिर आयरन की कमी हो जाती, उसके लिए चेक किया जाता, मतलब ये दोनों एनीमिया के एग्जाम्पल से नीचे के। चेक फॉर एग्स ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इन ब्लड, एनाफिलस मॉस्किटो के जो एग्स है हमारे ब्लड में काटने के बाद जाते नहीं, वो काटने के बाद में प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती, तो इसलिए हमको भी बीमारी हो जाती जिसका नाम है मलेरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the best reflect child center strategy in teaching EVS at primary level? तो कौन सी चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटजी है, तो इसमें से अगर देखा जाएंगे आपका, तो डिस्कशन यस ऑब्वियसली है, डिस्कशन के बगैर कुछ नहीं होना है, डेमोन्स्ट्रेशन भी है, लेक्चर नहीं है, उसके बाद में सर्वे भी है, तो हमें कोई एक चूज करना है। तो जहाँ पर लेक्चर रहेगा मतलब सी रहेगा, वो राइट आंसर नहीं आ सकता, तो सी का है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब आपको ए बी है कि ए डी है। अब तो मेरे हिसाब से एडी राइट आंसर आना चाहिए, एडी है ना, सर्वे और उसके बाद डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन है बट फिर वो नंबर बाद में आता। ओके, एक और क्वेश्चन है, रवि टुक सम वाटर इन ग्लास, मतलब रवि ने ग्लास में कुछ पानी लिया, ही पुट्स लेमन इन इट, फिर उसमें लेमन डाला, देन ही केप्ट एडिंग लॉट ऑफ साल्ट इनटू द वाटर, फिर वो बाद में उसमें नमक डालने लग गया। मतलब क्या किया, एक ग्लास है ना, उसमें पानी लिया, फिर लेमन डाला, और लेमन डालने के बाद में उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा सॉल्ट कंटिन्यूसली डालने लगा, हाफ ऑफ स्पून एट अ टाइम, एक टाइम में हाफ स्पून, आधा चम्मच डालने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट, तो कुछ देर के बाद में वो क्या नोटिस करा उसने, तो वो बताना है। तो आपने क्या किया, एक पानी लिया, पानी में अगर लेमन डाला, और लेमन डालने के बाद में उस पर आधा आधा चम्मच नमक डालने लगे, तो क्या होगा, पानी जो है ना डेंस हो जाएगा, और जितना भी लेमन है ना वो ऊपर आके तैरने लगेगा, फ्लोटिंग करने लगेगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा, इसलिए सिंक नहीं होगा, लेमन फ्लोट करेगा, ये आंसर है। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ऑप्शन पढ़ना है और करेक्ट आंसर चूज करना है हमें। Xylem ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, यस, जो हमारा प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स है, तो इसकी जो जड़ें ये क्या करती है, वाटर और मिनरल्स, और वाटर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और बॉडी के पार्ट तक पहुंचाती है, इसको बोलते हैं जाइलम। क्या उसे बोलते हैं, जाइलम। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस के जरिए, ग्रीन पत्ते फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाते हैं, पत्ते, और वो पत्ते खाना पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं चारों तरफ, उसको बोलते हैं फ्लेम। तो जाइलम ये वाला स्टेटमेंट बराबर है, और फ्लेम द ट्रांसफर द फूड लीव्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ये भी बराबर है। तो दोनों स्टेटमेंट बराबर है, ए फॉल्स नहीं है, तो बोथ ए आर ट्रू, आंसर सेकंड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
comprehensive evaluation means holistic way of evaluation of students. The ways in which EVS teacher can assess her student for comprehensive evaluation in EVS are. तो कौन सा तरीका है जिससे कॉम्प्रिहेंसिवली बच्चों को इवैल्यूएट किया जा सकता है, वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे की सारी जनरल एक्टिविटी होती है, तो इससे क्या होता है, होलिस्टिकली या कॉम्प्रिहेंसिवली बच्चा इवैल्यूएट होता है इससे। तो ये होलिस्टिक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा तरीका है। ऑब्जर्वेशन भी अच्छा है, बट वो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहा है, तो इसलिए आंसर फर्स्ट रहेगा हमारा। आगे के देखते हैं। स्टेटमेंट ए आर प्रॉपर, ए एंड आर प्रॉपरली देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए स्टेटमेंट, सिल्क वॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। यस, ये बराबर है। सिल्क वॉर्म हो गया, उसके साथ साथ कुछ और इंसेक्ट है, जैसे कि अपना एंट हो गया, एंट के साथ साथ में हनी भी हो गया। ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो क्या कर सकते हैं, अपने जो पार्टनर है उसको स्मेल से, है ना, वो एक एसिड रिलीज करते हैं, एक उससे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तो सिल्क वॉर्म उसकी कैटेगरी में आता है। ये बात सही है। सम फीमेल इंसेक्ट रिलीज द फेरोमोन्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर मेल्स बाय फीमेल्स। ये बात सही है। कुछ कुछ में से ये है कि हार्मोन रिलीज करते हैं, फेरोमोन्स बोलते हैं उसको। तो इससे क्या होता है, वो कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे एनिमल कम्युनिकेशन का एक जरिया है उनका, तो इसलिए ये भी बराबर है, और ये एक्सप्लेनेशन भी उसका बराबर है। तो बोथ ए आर ट्रू, आर करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बराबर आएगा इसमें यहाँ पर। अगला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट कंडक्ट द सर्वे इन देयर होम एंड नेबरहुड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन ईच फैमिली। तो बच्चों को ना सर्वे करने के लिए कहा गया है अपने आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, और वो सर्वे में क्या देखेंगे कि जो मेंबर्स है हर फैमिली के, वो कितना पानी यूज करते हैं, अमाउंट कितना यूज करते हैं, वो देखना है उन्हें। व्हाट स्किल एंड प्रोसेस आर डेवलप थ्रू दिस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी से कौन सी प्रोसेस स्किल बच्चों में डेवलप होगी, वो पूछा है आपसे। प्रिडिक्शन नहीं आएगा इसमें, सीधा सीधा प्रिडिक्शन, सीधा सीधा कैलकुलेट होगा ना कितना यूज होता, तो प्रिडिक्शन करने की क्या जरूरत है। क्वेश्चनिंग आएगा, यस ऑब्वियसली क्वेश्चनिंग आएगा। एक्सपेरिमेंटेशन आएगा, सेंसिटिव टुवर्ड द क्वेश्चनिंग आएगा। इन्फरिंग आएगा, मतलब वो एक उसका तर्जुमा निकालेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। हाइपोथेसिस फिर से नहीं आएगा इसमें। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं देगा इसमें, इसलिए आंसर याद आएगा। You wish that the student learn by peer learning strategies. What strategy will you adopt from group? मतलब ग्रुप लर्निंग के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे, वो पूछा है आपसे। तो कौन सी करेंगे? फॉर्म द ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट सेम जेंडर के। सेम जेंडर के ग्रुप बनेंगे, बिल्कुल गलत। सेम जेंडर का नहीं बनाना है हमको, मिक्स जेंडर का बनाना है। कभी हम लोग आइसोलेशन या डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत करते हैं, इसे आइसोलेट करके, और इससे स्टीरियोटाइप डेवलप होते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, सेम जेंडर के या फिर सेम आइडेंटिटी के कोई भी चीज़ों को अलग नहीं करना है। हमको डाइवर्सिटी रखनी है हमारे जो ग्रुपिंग रही स्कूल में। जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है, वैसी डाइवर्सिटी रखनी है। इंडिया में डाइवर्सिटी होने की वजह से लीड हुई थी डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन यहीं से स्कूलिंग से अवॉइड करना है। इसलिए हमको क्या करना है, सेम जेंडर के और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की नहीं लिखना है, मिक्स जेंडर रखना है हमको, इसलिए गलत हो गया। मेक रोल नंबर वाइज ग्रुप 4-5, रोल नंबर वाइज ग्रुप आप करना है। अब ऑप्शन देखते हैं, बाकी जब समझेगा। मेक द होमोजीनियस ग्रुप, देखो ये भी गलत हो गया। होमोजीनियस मतलब एक जैसी क्वालिटी वाले, एक जैसी लेवल वाले बच्चे, उनका ग्रुप बनाना है, ये भी गलत है। वैरायटी रखनी है हमें। इसके फोल्डिंग याद होगा वाइगोस्की का, तो उस लिहाज से ये गलत हो जाता। मेक द हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। तो आपको अलग अलग, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग तरह का, मतलब उसमें एक ही तरह के, एक ही स्किल के, एक ही क्वालिटी के या एक ही बैकग्राउंड के लोग नहीं होना। अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग क्वालिटी के बच्चे होना चाहिए उसमें, और उनमें पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो हमको आंसर ये आएगा अपना। कुछ क्वेश्चन और बाकी है, लंबा लेक्चर्स जाने वाला है। The theme family and friends is a major theme in EVS. Plants and animals are presented as a sub theme of family and friends. Yes, ये बात सही है। मेजर थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये मेजर थीम है, और उसका ये पार्ट्स है एनिमल और प्लांट्स
ये क्या है, सब थीम है, एनिमल्स और प्लांट्स सब थीम है फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। मैंने आपको समझाया भी था, वो हमारी लाइफ के बहुत इसेंशियल हिस्सा है। प्लांट्स की भी अगर हमारी लाइफ अधूरी है, एनिमल्स की भी हमारी अधूरी है, तो इसलिए वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए उसको सब थीम में डाला है। ये बात सही है। इंटर क्या ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ हाईलाइटिंग थ्रू थीम, ये बात सही है। हमने फैमिली और फ्रेंड्स में इनको सब थीम में इंक्लूडेड किया गया है। इसकी वजह यह है कि हम बच्चों को ये बताना है कि कैसे इंटरडिपेंड लाइफ है, मतलब इंसान कैसे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड है। तो वो बताने के लिए इसको ईवीएस में थीम में डाला है। तो ये उसका रीजन भी बराबर है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट बराबर है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, बोथ असर्टिव रीजनिंग एक्सप्लेनेशन बराबर, ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गढ़सीसार लेक इज नॉट ट्रू। ये गढ़ीसार या गढ़सीसार जो राजस्थान में तालाब है, लेक है जैसलमेर में, उसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है पूछ रहा है। इट इज देन यूज टिल टुडे, इट इज अभी तक यूज किया जाता है। घड़ीसार बहुत सारे अभी भी बहुत सारे सार अभी भी यूज किया जाता है, और घड़ीसार ये खुद बहुत फेमस है, टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे बाद हफ्ता, और ये अभी भी यूज में आता है, तो ये बिल्कुल सही है। किंग घड़ीसार ऑफ जैसलमेर गोट इट मेड, यस, राजा रावल, और रावल जैसलमेर ने बनाया था, रावल जैसलमेर ने इसको बनाया था, ये भी बात सही है। उसके बाद में इट वॉज बिल्ड अराउंड 650 ईयर इगो, बिल्कुल गलत है। हाँ एक मिनट, 650 ईयर मतलब कितना हो रहा हो, 1156 में बनाया गया था, मतलब 1000 साल के करीब हो गया उसको, तो ये गलत हो गया। इट वॉज कनेक्टेड विथ 9 लेक्स, ये मैं श्योर नहीं हूँ कनेक्टेड है, बट गलत वाला मिल गया हमको, इसलिए आंसर ये है। Which of the following statement A, B, below and choose the correct option. About 407,000 years ago, some of the earliest city flourished on the bank of river Indus. Yes, Indus civilization की बात कर रहा हूँ, मोहनजोदड़ो और मोहनजोदारो, और आपका क्या था उसका नाम दूसरे का सिविलाइजेशन का, इंडस सिविलाइजेशन में 1921 में सिटीज निकली थी, क्या नाम याद नहीं आ रहा, एक मोहनजोदाड़ो है और एक हड़प्पा। हाँ हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं उसको, हड़प्पा मोहनजोदारो, ये बड़े बड़े शहर निकले थे 1921 में, जब रेलवे की लाइन डाली जा रही थी, तो बहुत जूने शहर निकले थे। वो अराउंड 400 से 450 से 350 दरमियान, मतलब मैं कब की बात कर रहा हूँ इसको, मतलब ये 2800 से लेकर 28 तक BC 2800 टू 1800, मतलब ये दो 4, हाँ बराबर, तो 4,500 साल पहले की बात है, इतना था। मतलब इनका जो इंडस सिविलाइजेशन का जो दौर था वो हुआ था 2800 है ना BC, 2800 साल, 2820 से लेकर 1800 BC तक वो चला था, 1000 साल करीब वो इंडस सिविलाइजेशन चली थी। तो ये दौर इसका, तो ये स्टेटमेंट बराबर है। अबाउट 50 ईयर अगो द सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। 1500 साल पहले नहीं, बहुत काफी साल पहले डेवलप हो गई थी। इसके बाद में 1500 में फिर शुरू हुई थी जनपद, फिर वेदिगिरा शुरू हुआ था, फिर बाद में वेदिगिरा के बाद में, तो मतलब वेदिगिरा से शुरू हो गई थी गंगा, जो हमारे गंगा का बेल्ट है, तो वहां से सिविलाइजेशन शुरू हो चुकी थी गंगा में। तो 1500 BC है, ये सिर्फ 1500 बोल रहा, अबाउट 15 ईयर अगो सिटीज डेवलप, मतलब 1500 साल पहले। स्टेटमेंट गलत हो गया, अगर BC होता तो ठीक बराबर हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ए इज अ फॉल्स, एक नंबर का राइट आंसर है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज। EVS टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू थिंक एंड आंसर व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वुलन क्लोथ ड्यूरिंग द विंटर। हम जो सूती कपड़े पहनते हैं उसमें हम कंफर्ट क्यों फील करते हैं गर्मियों के दिनों में। तो ये सवाल पूछा है, आपको सोचना है और जवाब देना है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, वहां आ गया है ना, डाइवर्जन थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। कन्वर्जन थिंकिंग पे है क्या, नहीं है। हाइपोथेटिकल है क्या, नहीं है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, बहुत सारी एनालिटिकल बताना पड़ेगा इसमें,
कि क्यों कंफर्ट होता है, सर्दियों में हमको क्यों कंफर्ट होता है, गर्मी क्यों लगती है, तो वो बताना पड़ेगा उसमें। तो उसके पीछे का साइंस क्या है, उसमें उनके जो धागे रहते हैं ना, जो फाइबर होते हैं, तो फाइबर के बीच में ना हवा जाके बैठ जाती है और वो हवा इंसुलेटर की तरह बैठ जाती है जाके, एयर पॉकेट है, जिसकी बाहर की गर्मी अंदर रहती है और बाहर की सर्दी बाहर ही रहती है। तो ये एनालिटिकल आंसर या क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आंसर भी वही चूज कर। यहाँ पर पोचमपल्ली द फेमस डिस्ट्रिक्ट, इट इज ब्यूटीफुल डिजाइन ब्राइट कलर साड़ीज। तो पोचमपल्ली साड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा स्टेट आएगा, तो वो आएगा तेलंगाना। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा आपसे। उसके बाद में इट हैज बीन ऑब्जर्व बाय द बर्ड वॉचर दैट देयर इज अ पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ बर्ड, द मेल बर्ड मेक देयर ओन नेस्ट, मतलब मेल अपना नेस्ट बनाते हैं, एंड द फीमेल बर्ड लुक एंड ऑल एंड चूज सिलेक्ट वन, है ना। तो ये आपको मालूम है, वीवर बर्ड की बात हो रही है, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी हिव्स। बी हनी बी एंड लिव इन बी हिव या हाइव, जो भी, तो ये वाला बराबर है। एवरी हिव हैज अ वन क्वीन बी दैट लाइंग एग्स, ये भी बराबर है, एक क्वीन होती है और वो अंडे देती है, ये बराबर है। उसके बाद में देयर आर ओनली फ्यू मेल बीज इन ह्यूज, अच्छा स्पेशल रोल, कोई स्पेशल रोल नहीं होता इनका, ये गलत है। मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज इन द ह्यूज आर वर्कर बीज, हाँ ये सब वर्कर बी होते हैं, फीमेल होते हैं, फीमेल रहते हैं वर्कर बी, हु वर्क ऑल द डे एंड मेक द ह्यू एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द बेबी बीज। तो ये क्या करना है, फीमेल जो वर्कर बी रहते हैं उनका काम है हिप्स को संभालना, उसकी हिफाजत करना, नेक्टर जमा करना, जो उनके एग्स है उनकी सेफ्टी करना, ये सब काम इनका है। तो ये स्टेटमेंट बराबर है। द वर्कर बीज फ्लाइंग अराउंड द लीची फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, यस, बिहार में जो लीची फ्लावरिंग होती है ना, वहां से वो नेक्टर के लिए सर्च करते रहते, ये भी स्टेटमेंट बराबर है। एक ही गलत है, बी, तो बी आंसर आएगा नहीं बी का, ये बी आ गया। Honey bees live in honeybee. Every bee who has a one queen bee that laying eggs. बराबर है। The most of female bees in the hives are worker bees who work all the day in making hives and also looking after the baby bees. Worker bees fly around the lychee flowers in search of nectar of honey. ये भी बराबर है, तीनों स्टेटमेंट बराबर है। तो फिर दो चूज करने हैं, मतलब बी वाला गलत, तो इसमें बी आ गया, इसमें सी डी आ गया। ए तो 100% बराबर है, एडी और एसी। लीची फ्लावर पे घूमते ऐसा नहीं है, और भी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसलिए क्या रहेगा, एसी आंसर मेरे हिसाब से सही रहेगा, 4th नंबर का। $87। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट, बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ राइस यूज इन आसाम, ये बराबर है, बोरा राइस आसाम में यूज किया जाता है, ये बात सही है। द पेडी ग्रो, पेडी मतलब राइस को ही बोलते हैं, राइस क्रॉप को पेडी बोलते हैं, खेती को। वेल इन क्ले सॉइल रिक्वायर द लॉट ऑफ वाटर, ये बात सही है कि पेडी खेती मतलब राइस की खेती क्ले सॉइल में की जाती है और उसको बहुत सारा पानी लगता है। क्ले सॉइल सबसे बारीक और फाइन होती है मिट्टी, सॉइल बहुत फाइन मिट्टी होती है सॉइल, उसको क्ले सॉइल बोलते हैं। डिटेल में समझूंगा तब समझ में आएगा। तो वैरायटी ऑफ राइस, दोनों स्टेटमेंट बराबर है, बोथ करेक्ट। Read the given statement carefully and choose correct option. We can cook food easily at sea level as compared to high altitude. नहीं, हाई एल्टीट्यूड पे इजीली कुक नहीं करता, मुश्किल जाती कुक करने की। हाई एल्टीट्यूड पे कुकिंग करना मुश्किल इसलिए जाता है क्योंकि जो पानी हम लोग खाना बनाते हैं वाटर में ना, तो वाटर का ना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो आप गर्म करने जाते खाना तो पानी पहले ही उड़ जाता हवा बन के, तो खाना बनाने में दिक्कत जाती। तो हाई अल्टीट्यूड मतलब किसको बोलते हैं, हाई अल्टीट्यूड मतलब ऊंची जगह को बोलते हैं, मतलब ऊंचाई पर, क्योंकि वहां पर जो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कम हो जाता है। हाई अल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज,
इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है, बोथ फॉल्स, ए आर ट्रू फॉल्स, ए फॉल्स बट बी आर ट्रू, नहीं ना, दोनों फॉल्स है ना। वी कैन कुक फूड इजीली, इजीली नहीं होता, वो मुश्किल जाता है। हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज, नहीं डिक्रीज होता, कम होता, दोनों स्टेटमेंट गलत है। A is a false but B true, A is a true but B are false, और हम अधिक ऊंचाई पर तुलना में समुद्र तल पर आसानी से, अच्छा एक मिनट, वी कैन कुक फूड इजीली एट सी, बराबर, ये स्टेटमेंट बराबर है ना, वी कैन कुक इजीली एट सी लेवल है ना, कंपेयर टू हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड में दिक्कत जाती है बनाने खाने, ये स्टेटमेंट सही है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, आंसर आ गया आपका 1 नंबर का। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, आज मैं मूड में नहीं हूँ, पेपर कैंसिल हो गया तो वैसे जान पे आ रहा, तो अभी इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बता सकता, बट अभी आप आंसर देख लो, फिर फुर्सत में इसको आराम से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी डिस्क्राइब वाहिदा प्रिज्म, वाहिदा प्रिज्म की एक स्टोरी है, गर्ल स्टार की, उसमें हर एक्सपीरियंसेस इन द नेवी एज अ डॉक्टर, व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्लूडिंग इन चैप्टर, मतलब एनसीईआरटी ने अपनी ईवीएस के टेक्स्ट बुक में वाहिदा प्रिज्म की स्टोरी क्यों डाली, क्या रीजन है, तो हर एक्सपीरियंसेस चैलेंज द जेंडर स्टेरियोटाइप, ये जेंडर स्टेरियोटाइप को चैलेंज करने वाला काम था उसका, क्योंकि पहली मुस्लिम महिला जो इंडियन नेवी में ज्वाइन की थी उसने, तो एक स्टेरियोटाइप था ना, पहले कश्मीरी है मुस्लिम है तो एक स्टेरियोटाइप है, जेंडर स्टेरियोटाइप है, तो वो ब्रोक डाउन करने के लिए उसको ऐड किया गया, ये बहुत बड़ा रीजन है। हर स्टोरी गिव द पिप इनटू द लाइफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस, इससे जो मेडिकल फील्ड में काम करने वाले हैं उसको पिप मिलेगा, मतलब एक उनको उत्तेजन मिलेगा या फिर उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो आर्म फोर्सेस भी ज्वाइन कर सकते बोल के। अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिज्म रिफ्लेक्ट 7 कलर, ये कोई बात समझानी नहीं है साइंस में, हमको समझाने के पीछे मेन रीजन वाहिदा का चैप्टर डालने का मतलब ही क्या है कि ये वाला 1 नंबर का सबसे पहले, ये वाला तो गलत है, सी अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज फेस बाय हर एंड हर वे ऑफ टैकलिंग देम, उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की उसने और बाद में टैकल भी की, तो ये बताने के लिए डाला गया। हाँ ये भी बात सही है, मतलब ए और डी तो कंफर्म सही है, अब एक्सक्लूड करने जैसा कौन सा है, ये वाला डी सी वाला, तो सी जहाँ रहेगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ये भी सी है ये भी सी, मतलब आंसर आ गया आपका ए और डी तो कंफर्म राइट है, और बी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा उसके साथ। सीमा एन ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप टू जू फॉर हर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड ट्रिप टू जू, जू में फील्ड ट्रिप करने का क्या मतलब, ये जो सीमा है इसने क्या की, फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की जू में, बच्चों को लेके जाना है उसको, है ना, तो कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव था जिसको फुलफिल करने के लिए उनको लेके जा रही है। रिकॉल द नेम ऑफ एनिमल्स, ये तो नेगेटिव है इसलिए निकल गया, अगर आप एक ही हिसाब से एक्सक्लूड करेंगे, ये गया ये गया ये गया, मतलब आंसर ही आ गया आपका, बाकी सारी चीजें करनी है उसको, है ना। टू रिलेट द कंसेप्ट ऑफ एनिमल्स, एनिमल की कंसेप्ट को रिलेट कराना है, द प्रोसेस स्किल डेवलप करनी है, ये बातें सब करनी है उसको। खैर डिटेल में समझेंगे हम लोग इसको बाद में, अभी हमारे क्वेश्चन कितने बाकी है, 90 हो गया। तो ये ईवीएस के 30 क्वेश्चन हमने देखे अभी, ईवीएस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आसान पेपर था, 1-2 क्वेश्चन आए होंगे अलग से, बट आसान की कैटेगरी में पेपर था, कैसे भी इंसान को इसमें से 25 मार्क्स आने ही चाहिए, ऐसा पेपर था। पेपर की जो अभी न्यूज़ आ रही है कि जो भी लीक हुआ है, बट हम एनालिसिस करके इसको समझने की कोशिश तो करेंगे कि क्या गलतियाँ की क्या नहीं किया, तो शेयर कीजिए बाकी सब बच्चों तक जिन्होंने अभी तक अपना पेपर एनालिसिस नहीं किया, वो सब देखें, और रहा सवाल बाकी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।